बेटा ये हटा दो पीछे का। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरत मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। डॉक्टर को उस फोटो से लेकर उनका स्वागत करें कि वे प्रोफेसर विश्वनाथ मैं डॉक्टर DCPR पांडे जी से निवेदन
प्रोफेसर कीर्ति चौधरी जी, जो बाबा भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। पॉलिटिकल साइंस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर चंद्रमोहन उपाध्याय जी, जो इस संस्था के प्रिंसिपल हैं, उनका अभिनंदन क्या, उनको भी बधाई देता हूँ। कार्यक्रम उन्हीं का है। उच्च शिक्षा में काम आएगा। हमारे यहाँ पे इंटर कॉलेज के भी प्रिंसिपल हमारे अनिल कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। सभी लोग आए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। एक कालीचरण कॉलेज 3-4 कॉलेज 4-5 कॉलेज में इसका स्थान इस समय है और निश्चित रूप से यहाँ जो भी भविष्य में प्लान है साइंस की कोर्सेज राज के टंडन जी के कृपा से तैयार हॉल ये जो बना है, जिससे हम लोग जिस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, ये भी उन्हीं की देन है। आर्ट फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, सब उन्हीं के द्वारा सबका हम कह सकते हैं कि निर्माण बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम संबंधित लोग हैं, यहाँ के छात्र, यहाँ के टीचर, सभी लोग उसको अटेंड करें और निश्चित तौर पर इससे धन्यवाद। हमारे बीच में हम आपका स्वागत करते हैं। हम जिसका नाम मुझसे गलती से छूट गया था और छूट रहा है, मैं सबसे क्षमा चाहूँगा। इस बीच में हमारे विशेष निवेदन पर आदरणीय डॉक्टर ज्योति मिश्रा जी, टैगोर लाइब्रेरी की आप डिप्टी लाइब्रेरियन हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। हमारे किसान पीजी कॉलेज से पढ़ाने हुए मैं चाहूँगा इस सेमिनार के बारे में क्यों हो रहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी सुख धले दुरा एक अंग तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। और वैसे भी जो रिसर्चर्स होते हैं उनका काम है कि सत्य का शोधन करना। हिरणमय पात्रेण सत्य स्यापिहितं मुखम। उन्होंने क्या क्या और किया था, मैं शोधार्थियों से चाहूंगा कि वे उन श्रेष्ठ किताबों का, उन पेपर्स का अध्ययन करें। बहुत बार हमारे बीच में उपस्थित है, यहाँ पर गंगोत्री सर गवाह हैं कि मैंने उनसे कहा कि चलिए हम सौरी जी के पास चलते हैं और उस धारा में मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा कि तिलक ऐसे व्यक्ति हैं। बार बार लोग कहते हैं कि गांधी जी जब यहाँ पर आते हैं तो गोखले की सलाह से पूरा भारत भ्रमण करते हैं, लेकिन तिलक की इस पहलू पर बहुत कम चर्चा हुई कि तिलक भी 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के साथ साथ बर्मा, श्रीलंका, बहुत सारे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाकर के विदेशों में किस तरह संस्कृति सभ्यता है उसको समझने की कोशिश करते हैं और एक तरफ वे आह्लादित होते हैं कि भारत की संस्कृति सुदूर कोनों तक पहुंची है, तो दूसरी तरफ उन्हें इस बात का आधुनिक भारत के इतिहास में उनके उदय से एक नए युग का आरंभ हुआ, जब तिलक के नेतृत्व के साथ ही राष्ट्रीय संघर्ष नवीन निर्णायक दौर में पहुंचा। राष्ट्रवाद को भारतीयों ने आत्मसात किया और इसकी परिणति देश की पूर्ण स्वाधीनता के साथ हुई। 16 अक्टूबर 1905 को करती हूँ कि उन्होंने मुझे वक्तव्य के लिए आमंत्रित किया। तो वक्तव्य का आमंत्रण तो एक होता है कि बोलने की प्रक्रिया है, तो कुछ चीजें जो आप कहीं नेपथ्य में छूट जाती हैं, फिर से उसका अवलोकन करते हैं, फिर से उनका स्मरण करते हैं। तो चंद्रमोहन जी को मैं इसके लिए साधुवाद दूंगी और ये महज सहयोग नहीं है, वो एक प्राचार्य से ज्यादा एक है कि जो उनके प्रिय विद्यार्थी हैं, वे मेरे भी प्रिय विद्यार्थी हैं। देखिए जैसे आजकल हर संस्था का क्षरण हो रहा है, एक अच्छा शिक्षक होना भी बड़ा चुनौती का कार्य। आज का विषय है लोकमान्य तिलक और भारत में राष्ट्रवाद का उदय। जब हम
व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, उस देश काल की तक रहे थे। और उन सबके बीच जिस परिदृश्य में तिलक का प्रादुर्भाव होता है, उसमें शब्दों में बड़ा अंतर है। अब तक जो विनय और याचना से भरे हैं, वो कुछ उस शैक्षिक परंपरा से प्रभावित करना होगा, उसको जागृत करना। क्या परिभाषा पढ़ते हैं, गणित की परिभाषा करते हैं कि राष्ट्र हर तबका ये बात महसूस करे कि ये हम लेनिन देख रहा है भारत की ओर कि किस तरह से आंदोलन होना चाहिए। उसको तो लगता है कि हमारे लोकमान्य तिलक केवल के पीछे भी रहे हैं, क्योंकि लेनिन ने कोई साधारण स्टेटमेंट नहीं है कि लग रहा है कि अब एशिया में वर्कर्स जाग रहे हैं। यह सबसे बड़ा जो थर्ड इंस्टेंस में आपको देना चाहूंगा, 1922 में जब महात्मा गांधी छात्राओं ने स्वागत गीत हम लोग के लिए पेश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें वही ज्वाला दिख रही थी जो लाल बाल सादर धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यही जब E.H. कार्ड बोलते हैं कि हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, मतलब अतीत को कैसे वर्तमान में रखना है, यही संगोष्ठी इसे पेश करता है। और इस संगोष्ठी को आयोजित करने के लिए एक महान कॉलेज कालीचरण और उसके महान प्रबुद्ध प्राचार्य, उनको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बिना अभियंता का कोई स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता है। मैं नमन करता हूँ। और यहाँ पर जो भी प्रबुद्ध लोग आए हैं बहुत, लेकिन फिर भी लोगों ने कैसे उस आंदोलन किया जिसे बीडी सावरकर जैसे इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो है यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। जब तिलक आ जाते हैं, उनका जन्म हो जाता है और 1857 की क्रांति हो गई है, तो आप देखेंगे 1857 से 1850 के बीच किस तरह से कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। और इसी पृष्ठभूमि में आप 1885 को कांग्रेस के जन्म को देखेंगे। कांग्रेस वो आज का कांग्रेस नहीं, ये कांग्रेस एक मंच था जिस मंच पर भारत के सभी वर्गों को जोड़ा जाता था और अंग्रेज के खिलाफ लड़ने की शुरुआत हुई थी। तो देखिए, और खास करके जब सुनते हैं वो हमारे मानस में तुरंत उतरती हैं और हमेशा के लिए रहती हैं। समटाइम्स एग्जाम में जब हम लिख रहे होते हैं और दिमाग काम नहीं कर रहा होता किसी क्वेश्चन पे, तो तुरंत क्लास याद आ जाती है और क्लास के नोट्स और सर के या मैम के बोले हुए शब्द याद आ जाते हैं और अपने आप आंसर्स देते रहते हैं। तो ये भी एक तरह की क्लास ही है। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि सुनिए, ये आप ही के लिए है। हम सब तो आगे नहीं, आपको ही अपने महापुरुषों को समझने के लिए लाया गया है। शांति से सुनने के लिए धन्यवाद। निष्ठता आती है उनकी आवाज में, वो जो अधिकार की भावना आती है आवाज में, वो आज की जरूरत भी है और आज की प्रासंगिकता भी है तिलक के लिए। अपने राष्ट्र को उठाने का काम कर रहे हैं और उन्होंने इसी शब्द के साथ राष्ट्रवाद की भावना का अलग जगाया अपने समय में। आधुनिक समाज में उतने ही प्रासंगिक है सांस्कृतिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद के लिए जितने उस समय। तो सांस्कृतिक महत्व सबसे ज्यादा तिलक के लिए महत्वपूर्ण था। वो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को हर एक इंसान के मानस में रच बसता हुआ देखना चाहते थे। आज अगर हम आज बात करें, सभी ने बहुत तिलक के समय की बात की, मैं आज की प्रसंग में सारी चीजें जोड़ के देखूंगी। गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, अयोध्या में दीपोत्सव, काशी में देव दीपावली और इसी तरह से है। तो उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे तिलक का योगदान है और तिलक की जो दृढ़निष्ठता है कि संस्कृति ही किसी राष्ट्र के राष्ट्रवाद की पहचान की पहली शुरुआत है। उनका राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान की तरफ रुझान था और राष्ट्रवाद को वो आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों रूपों में देखना चाहते। सामने के
प्रीति चौधरी जी, जिन्होंने आज सेमिनार के का जो विषय है राष्ट्रवाद और लोकमान्य तिलक, उस पर अच्छा अपना उद्बोधन दिया। उमाकांत जी, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार की जो उच्च शिक्षा परिषद है उसमें सदस्य हमारी बैठी हुई है, मंजुला उपाध्याय जी हमारे साथ में हैं। और इस कॉलेज में हमारे मित्र भी हैं जो शिक्षक के रूप में हैं, राजकुमार सिंह जी, जब नया संगठन मंत्री था। उच्च शिक्षा मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी को रहना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो आ नहीं पाए, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर राजेश पांडे जी हैं जो ओएसडी है। उनके विषय यह है कि राष्ट्रवाद और लोकमान्य तिलक दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो लोकमान्य तिलक जी पर बहुत से वक्ताओं ने बहुत सा उनके ऊपर विषय रखा है। वो शायद इतना महान व्यक्तित्व है कि शायद एक महीने तक उन पर बोला जाए तो अभी कम पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि पूरे विषय को समेटते हुए समापन कर दूंगा। जितनी जल्दी आपका भोजन इंतजार कर रहा है, आप वहां जाकर के भोजन कर सकते हैं। पहली राष्ट्रवाद की स्थापना इस देश में, और उन्होंने पहली यात्रा की थी। कहने को भले ही कहते रहे कि वो सीता जी को छुड़ाने के लिए उन्होंने यहाँ से अयोध्या से शुरू की और लंका तक गए। भले ही आज कहते रहे कि गांधी जी ने यात्रा की, लेकिन इस देश में पहली यात्रा भारत में श्री रामचंद्र जी ने की है। और रास्ते में जितने भी वनवासी, गिरवासी, आदिवासी, गरीब, नदियों में काम करने वाले, पहाड़ों पे काम रहने वाले, उन लोगों को गले लगाया। ये है राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता का सूचना प्रयोग कर। विभाजन के बाद में लाखों करोड़ों लोग मारे गए। वहां पर ट्रेन से आती हुई जो ट्रेनें थी उन पर लाशें लग करके आती थी। ये आप लोगों को पढ़ाया नहीं गया, आपको सुनाया नहीं गया। आप तो मानते हैं कि यही जीवन है, हमारे सामने यही। हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक विश्वनाथ मिश्रा जी, DCDR पांडे जी, आदरणीय डॉक्टर राजकुमार सिंह जी और हमारी सभी बहनें, हमारे सभी भाई, सबको बार बार मैं धन्यवाद देता हूँ। किसान महाविद्यालय से पधारे हुए CDC जी, आप मेरे छोटे भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कोई भी छूट गया हो क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ करिएगा, मैं फिर दोबारा आपको जरूर संबोधित करूँगा। थैंक यू। जिनको पेपर प्रेजेंट करना है, पूजा पांडे पर केंद्रित होकर हम चर्चा करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय और तिलक की भूमिका। राष्ट्रवाद लोगों का एक समूह जो इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं संकटकालीन संदर्भ में तिलक जो है वो विशिष्ट व्यक्तित्व रखते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी तिलक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील व स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने उग्र विचारों के लिए बलिदान, समर्पण की भावना का होना, जिसका तिलक प्रबल समर्थन
बच्ची को स्वस्थ राष्ट्रीयता केवल भारतीय संस्कृति और मूल्यों के आधार पर ही निर्मित होना चाहिए। उन्होंने वेदों को गीता से आध्यात्मिक शक्ति तथा राष्ट्रीय आपने इतना समय हमारे महाविद्यालय को दिया, इसका मानना होगा। आपका भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला हमारे महाविद्यालय के लिए, अपनी व्यस्त आपने समय निकाला और आज से बाहर से आई हैं तो आपका दिल से शुक्रिया। तो आपने इतना समय निकाला, हमारे महाविद्यालय का प्रोग्राम किया और हमारा मान बढ़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मोमेंटम प्रदान करते हुए डॉक्टर राजीव यादव। यहाँ पर उपस्थित सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जनों का पुनः स्वागत है, क्योंकि कई विद्वज्जन अभी तुरंत आए हैं और सभी का स्वागत। During phase, he is much aware about what is the philosophy he is drawn and what essence are going for the actualize those things. Second thing, the nationalist consciousness is basically Tilak is one of the first generation contributor of the national movement who brings masses in the common periphery of the how the Britishers and गुरु कहा जा सकता है या नहीं, जिसके लिए हमें तिलक के उन विचारों, विश्वासों, नीतियों और आंदोलन की पद्धतियों को जानना समझना होगा जो उन्होंने गांधी से पूर्व गुलाम भारत में ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति के लिए आजमाया। तिलक घोषित रूप से गांधी के गुरु तो नहीं थे, परंतु कई ऐसे विचार और आंदोलन के तौर तरीके हैं जो गुरु शिष्य की तरह कहीं एक दूसरे से मेल खाते हैं तो कहीं बेमेल है, जिसका स्पष्ट छाप गांधी पर दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे वे तिलक के ही विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। प्रस्तुत रिसर्च पे या भौतिक रूप से उत्पन्न हो इस तरह के राष्ट्रवाद के वो हिमायती वो जानते थे। जब उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, राष्ट्र के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया, तो उन्होंने महसूस किया कि यह राष्ट्रवाद भारत की जो परंपरा है उन परंपराओं को छोड़कर एक नई दिशा की ओर अनवरत है, जो सदा था कि केवल भौतिक तरीके से वो गुलाम बना के नहीं रखना चाहता था, बल्कि सैद्धांतिक रूप से, बल्कि मानसिक तौर पर, क्योंकि वो जानता था कि मानसिक तौर पर हम किसी राष्ट्र को गुलाम बना। कहा गया था कि भारत में जितनी भी देश प्रेम के नाम पर या राष्ट्रवाद के नाम पर जो भी अशांति हो रही है उसके जिम्मेदार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, और उसके कारण भी थे। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट मैं रहा हूँ, शोधार्थी हूँ, और मैंने जितना पढ़ा है, अंग्रेजों ने भारत को दो स्तरों पर गुलाम बनाया था, एक मानसिक स्तर पर और एक सैन्य स्तर पर। बाल गंगाधर तिलक was the first person who thoroughly grasped the reach that this psychology has। अंग्रेजों का ये कहना कि हम बेहतर हैं, उनकी जो ये एक हेजेमनी जो एक साइकोलॉजिकल हेजेमनी क्रिएट हुई थी, उसको तोड़ने का जिम्मा सबसे पहले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने उठाया। एंड दैट इज व्हाई उनका बाय लॉर्ड कर्जन the weakest the national movement Tilak encouraged the boycott of foreign food and also the social boycott of any Indian who use foreign food। The Swadeshi movement, now known as Make India campaign, was officially proclaimed on August 7, 1905 at the Calcutta Town Hall in Bengal। Boycott movement was also launched along with the Swadeshi movement। The movement included using wood produced in India, burning British made wood। Tilak impressed Swadeshi and पहले सबसे पहले राष्ट्रवाद की सही परिभाषा दी है तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। तिलक का राष्ट्रवाद कोई भीख में मिला हुआ या किसी की कृपा दृष्टि से दिया हुआ राष्ट्रवाद नहीं था। तिलक का राष्ट्रवाद वह राष्ट्रवाद था जिसे तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, मांगूंगा नहीं, लेकर रहूंगा। उससे पहले भी जो लोग established
Deccan Education Society in 1884. Bal Gangadhar Tilak plays a very important role in the India's freedom movement. He created a sense of nationality in the heart of Indian people. He published 2 papers, Kesari in Marathi and Maratha in English, to criticize the government. He wrote Gita Rahasya from the British. Third, in terms of local level, Gram Swaraj for village people. So basically, Swaraj को गांधी जी had talked about कि not only हम liberate कर सके, but खुद को भी liberate कर सके. सेल्फ कंट्रोल के बारे में बात करी जा रही है. उस समय इंडिया के भी इंडिया को आज़ादी दिलाने की बात हो रही है. Also, at every level, the whole idea was to be independent, liberal. Swaraj is also well reflected in our Constituent Assembly, which is Article 21 of the Indian Constitution. It relates to personal and any patient, if I'm with their phone, just like any patient was ordered from the home ruling in India, he defines for rule for Indians, but Tilak he defines that rule for Indian with our own culture and totally different defined by Mahatma Gandhi. That Swaraj means rule for our body, means self-regulatory rule. That is grounded. Because we want nationalization. इसी विचार का पुनः प्रस्तुतिकरण ही आत्मनिर्भर भारत है। इस विषय पर प्रश्न बात करने के लिए यहाँ पर है। विरोध पत्र है, मौलिक रूप से 3-4 विचारों को एक साथ समावेश प्रेषित करने की मैंने कोशिश की है। तिलक स्वदेशी की बात करते हैं और आमतौर पर जब स्वदेशी की बात होती है तो हमें लगता है कि हम केवल परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जो कुछ भारतीय हो, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, उठना बैठना, बनाना रहना, सब कुछ जो है वो स्वदेशी हो जाए। इसके साथ साथ तिलक जिस विचार की बात करते हैं उसका नाम स्वावलंबन और सक्षम राष्ट्र भी। अगर स्वावलंबन नहीं होगा, आत्मनिर्भरता नहीं होगी, तो आपको सब्स्टिट्यूशन। लोगों ने पढ़ा है कि इनको जो है कि हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति तिलक जी को एक अलग भाग में बांटा जाता है कि इनका जो राष्ट्रवाद रहा है, जो हिंदू राष्ट्रवाद रहा है, हिंदू प्रेम के लिए रहा है या हिंदू खान के लिए रहा है या हिंदू संस्कृतियों को लेकर के रहा है, जबकि इतिहास के जो लिखने वाले लोग रहे हैं या जो उस समय के तत्कालीन सरकार के जो वर्णन प्राप्त लोग थे, उन्होंने तिलक जी को छवि को विशेष रूप से एक उनको आक्षेपित किया है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि तिलक जी ने जब शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव का उन्होंने मनाना शुरू किया तो उनका ये परिप्रेक्ष्य नहीं था कि क्यों कोई बात के काबिल है। क्लास में पढ़ा लेना, आपस में गपशप कर लेना अलग बात है, लेकिन डैश पर बोलना बड़ी बात है। धीरे धीरे बोलते रहिए, आगे कामयाब होंगे। एक चीज जो सुबह से छूट रही है वो मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आज का नेशनल डे मुबारक, नेशनल एजुकेशन डे मुबारक हो। आज ही के दिन प्रखर राष्ट्रवादी नेता गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रवक्ता तिलक के छोटे भाई भी कर सकते हैं। अभी इसको मैं साबित करूंगा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का आज ही के दिन मक्का की पवित्र धरती पर जन्म हुआ था और 8 साल की उम्र में कलकत्ता आ गए। पूरे भारतीय जनमानस को राष्ट्रीय आंदोलन से ओतप्रोत कर दिया था। साबित हो गए तो शून्य हो, नागरिक धैर्य कुशलता के धाराएं परिपूर्ण हो। और आज बहुत अच्छा लग रहा है आपके कॉलेज में आकर के। अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ
क्योंकि जब आप एक ही अगर एक्सप्लॉयटेशन की जो आपका आवरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसमें लगातार रह रहे होते हैं तो आपके अंदर जो क्षमताएं हैं आप उसको भूलते जाते हैं। तो उन क्षमताओं को जागृत करना एक लीडर का काम होता है और वो उन क्षमताओं को जागृत करने का कार्य तिलक जी ने किया। उनका वो उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप बहुत ही जरूरी था, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों से गुलाम होने के पहले भारत का स्वर्णिम काल 30% तक की ऑलमोस्ट 26 to 30% की ग्रोथ रेट जीडीपी जो भारत की थी, उसमें अगर टोटल वर्ल्ड जीडीपी में देखें तो भारत का हिस्सा। वरिष्ठ प्राध्यापक डीसीडीआर पांडे जी से भी अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए। राजकुमार जी से भी मैं राजकुमार जी आप भी आए मंच पर और मंच को सुशोभित करें। कि हम लोगों को हमारी जो टीम है यहाँ के टीचर्स की और खासकर हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मुकेश जी हैं, तनवीर जी हैं, अरुण भाई हैं, मंचासी हमारे आदरणीय राजकुमार सर हैं, हमारे चीफ प्रॉफेसर साहब हैं, मोनिका मैडम हैं, इन सभी लोगों के कारण से, लेकिन हमारी बड़ी बहन यहाँ बैठी हुई है बगल में मीरा मैडम जी, कितना बढ़िया से किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते जाते हैं और चेहरे पे सिकन भी नहीं आती है। अगर ये लोग न होते तो कार्यक्रम कोई कैसे करा सकता है। हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे लोग, मतलब हम कहें कि सभी लोग अच्छे हैं, तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन जो दूर से आया है पहले उसको धन्यवाद देना। तो शुरुआत में उमा सेक्रेटरी जी से कहना चाहूँगा फिर से एक बार यहाँ पर कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दिल्ली से यहाँ पर पधारे हुए। और अब फिर मैं हमारे आदरणीय सर जो संजय कुमार जी हैं, आपका कल जो है चेयर भी है, कल आपका भाषण भी है, और कल हम सभी लोगों के गुरु जी जो प्रोफेसर अनिल कुमार सर वर्मा सर हैं, उनका यहाँ पर कार्यक्रम है जो कि वेलिडिक्शन देंगे। हमें लगता है कि वर्ल्ड लेवल के वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इंडिया में उनके बराबर कोई नहीं। तो अब धन्यवाद की श्रृंखला में मैं अपनी बहन, वास्तव में जिससे मेरा बहन का रिश्ता वो है ममता मणि जी, और मैं इनके पतिदेव जी सामने बैठे हुए मेरे जीजा जी हैं। तो इनकी एक विशेषता बताऊँ कि ये टीचिंग में आई है और इन्होंने चकबंदी अधिकारी का पद छोड़ करके इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। बहुत सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर छोड़कर चकबंदी अधिकारी ज्वाइन करते हैं, क्यों करते हैं सब लोग। तो इन्होंने पहला प्रतिमान स्थापित किया, इनको हृदय से धन्यवाद हमको भाई मानती है आदरणीय मंजुला उपाध्याय जी। तो आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद, सबने टीम के रूप में काम किया, जीजा जी को भी मैं धन्यवाद माने। और मंच का विशेष रूप से मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप हमारा साथ दिया, हमारा गौरव बढ़ाए, और हम मुकेश जी की तरफ से, तनवीर जी की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और अब ये जो सर्टिफिकेट बनेगा वो आपको था। मीरा मैडम फिर से बात है। रजनीकांत पांडे, मारुति सिंह यादव, सर सामने अश्विनी कुमार, पवन कुमार सिंह, सर सामने अनिमेश कुमार, अनुपम पाठक, तिवारी जी सामने अब नेक्स्ट सर आप सर सामने जी अति विशिष्ट प्रोफेसर ममता मणि त्रिपाठी, इस टेक्निकल सेशन की अध्यक्षता कर रही
का भगीरथ ऋषि कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रवाद आज की जो वर्तमान प्रदेश है और जो वर्तमान हुकूमतें हैं, ये सिर्फ राष्ट्रवाद के काम हो रहा है। लेकिन कल से आपको भी लगा होगा और हम सबको लग रहा है कि ऐसा नहीं कि राष्ट्रवाद अभी की अवधारणा है, यानी स्वतंत्रता संग्राम के पहले से राष्ट्रवाद पर होने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो मूल स्वरूप है, चाहे वो हमारे समाज का ढांचा हो, चाहे वो हमारे संविधान का ढांचा हो या हमारी सोच का ढांचा हो, इसकी संस्कृत और इसकी सुदृढ़ता कैसे बनेगी। एक सच्चे अर्थ में अगर हम राष्ट्रवाद की कल्पना करते हैं तो निश्चित तौर पर वो था। आधुनिक राष्ट्र की वो कल्पना करते थे क्योंकि उनके दिमाग में ये बात पहले से भी चल रही थी कि अगर परंपराएं चल रही हैं तो उनको हमें कुछ परंपराओं को तोड़ना पड़ेगा, चाहे वो बाल विवाह की प्रथा हो, चाहे वो पुनर्विवाह की प्रथा हो। जिस तरह से विधवा विवाह पे रोक था, कल कम उम्र में विधवा हो गई है तो उसका सिर उड़ा करके और उसको समाज से बहिष्कृत कर देना, ये किसी भी राष्ट्र की न ये राष्ट्रवाद की निशानी है, न ये किसी आधुनिक राष्ट्र की निशानी है, और न ये तिलक का ये सोचना था कि हम ऐसे राष्ट्र की कभी यहाँ से चले जाए बस में स्वतंत्र हो गया। अंग्रेज का व्यक्ति अगर राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं आ सकता तो वो स्वराज नहीं होगा। स्वराज में केवल हम झंडा लेकर के, केवल हम मंच से भाषण का काम जब हम करेंगे तभी भारत को हम एक आधुनिक राष्ट्र की श्रेणी में रख सकेंगे। जो आज की सरकारों का एक मकसद यही है, एक सशक्त भारत, एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण। आज हम सब लोग सेमिनार इसीलिए करते हैं, आजादी के 75वें जो साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसकी थीम यही है कि हम भारत को एक सुदृढ़, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके, उन्होंने बहुत कष्ट झेल करके इस भारत को एक राष्ट्र बनाने में, तो निश्चित तौर पे आपको उसका फल मिलेगा। और कर्म न करें, केवल अधिकार की मांग करते रहें तो वो बेईमानी होगी, वो संविधान के साथ बेईमानी होगी, राष्ट्र के साथ बेईमानी होगी। गणेश उत्सव को उन्होंने प्रश्रय दिया और आप और जब तक हम अपनी जड़ से जुड़े रहेंगे, जड़ को पकड़े रहेंगे, तब तक दुनिया को अपनी जड़ कमजोर कर देते हैं, चाहे वो अपने महाविद्यालय की हो, चाहे वो अपने परिवार की। जो व्यक्ति, जो बच्चा अपने परिवार से जुड़ा है और अपने परिवार में सारी बातें कह देता है, उसके ऊपर कभी समस्या नहीं है। बात कर रहे हैं तो आप भी अपने मन की बात कहिए। तिलक का भारतीय राष्ट्रवाद में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो पुनरुत्थान के माध्यम से हो, चाहे वो संस्कृत के माध्यम से हो, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से हो। तिलक एक महान हमारे छात्र प्रद्युम्न कुमार दुबे का है, यह प्रस्तुत किया और इससे बाकी छात्रों को भी ये प्रेरणा मिलनी चाहिए कि उनको भी इस अवसर पे का लाभ जरूर उठाना चाहिए। आपके व्यक्तित्व निर्माण में ये कदम बहुत दूर तक भूमिका निभाते हैं। अब मैं राजवीर जी को आमंत्रित करती हूँ, रिसर्च स्कॉलर हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी। मेरा जो विषय है राष्ट्रवाद में उदय, राष्ट्रवाद उदय और तिलक की भूमिका क्या है। तो मैं पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद है क्या, और राष्ट्रवाद अपने यूजी पीजी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए खास तौर से लेक्चर दे रहा हूँ। तो राष्ट्रवाद कल से राष्ट्रवाद की चर्चा हो रही, राष्ट्रवाद कैसे आया, क्या हुआ। अब ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद में अंतर इतना है कि उग्रवाद का मतलब होता है कि अपने राष्ट्र को बहुत आगे तक ले जाना। जैसे आप वर्ल्ड इतिहास में देखेंगे, कांसेप्ट अपनाए हैं वो उग्र राष्ट्रवाद का, जिसे उन्होंने बताया है राष्ट्र को कहा है ओल, VOLK, ये साइलेंट होता है उसको। ऐसे के इतिहास में देखेंगे मेगस्थनीज ने बताया, मेगस्थनीज ने कहा कि भारत ने कभी भी किसी राष्ट्र पर अटैक नहीं किया। बाल गंगाधर तिलक तिलक के रूप में काफी चर्चित थे। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई शोषणपूर्ण नीतियां काफी जोरदार थी। इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नीतियां जो कि शोषणकारी थी, जिनके कारण भारतीयों में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति को जरा स्वाभाविक था। तिलक भी तत्कालीन परिस्थितियों से अछूते नहीं थे। तिलक में भी जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तिलक ने जो राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की,
वो तत्कालीन परिस्थितियों का भी समर्थन किया। वो भारतीय भाषाओं और प्राचीन शिक्षा के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तिलक का जो अगला महत्वपूर्ण विचार है वो निष्क्रिय प्रतिरोध का है। तिलक का निष्क्रिय प्रतिरोध बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो निष्क्रिय प्रतिरोध तिलक का सैद्धांतिक था। वो असहयोग से काफी भिन्न था। कहते थे कि त्याग करेंगे तो निश्चित रूप से विदेशी शासन हमको अपने शक्ति के माध्यम से कुचल देगा और हमारा आंदोलन निश्चित रूप से छीन हो जाएगा। साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जी, सभी शिक्षकगण और अत्यंत प्रिय छात्र छात्राओं, इस तकनीकी सत्र में 5 शोध पत्रों का वाचन हुआ है और सबसे अच्छी बात तो ये नहीं है कि एक विद्यार्थी जो बीकॉम थर्ड ईयर का स्टूडेंट है उसने एक शोध पत्र का वाचन किया है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह आवश्यक भी है कि अब हम जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें शोध के साथ स्नातक की बात की जा रही है। तो आज आपके महाविद्यालय में ये चीज सबको सामने दिखाई दी है कि एक विद्यार्थी जो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, कम शब्दों में उसने अपनी बात रखी है। पहला पेपर रत्नेश मिश्रा का था, सशक्त भारत के निर्माण में बाल गंगाधर करने वाले थे और 5 गुहा के माध्यम से भोजन भाषा भूषा से राष्ट्र के गौरव को पुनर्स्थापन करने के लिए क्या चल रहा है इस समय में कहा भी गया है कि राष्ट्र गौरव का हृदय में ले चला यदि राष्ट्र सारा तो संकटों से पार होकर राष्ट्र विजयी हो हमारा। लिडर विपन और कर्तव्य की बात की आपने अपने शोध पत्र में विभिन्न आयामों पर चर्चा। संस्कृत होने के बाद एक मजबूत स्थान पा रहा है, उस पर विचार करने का, विमर्श करने का और 2 दिन तक समझने का अवसर प्रदान किया है। और जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम एक सुचारू ढंग से, कल से मैं यहाँ पर हूँ और जिस सुचारू ढंग से ये कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से आज मैं वही सुबह उनसे बोल रहा था, ये सब सिर्फ उनके लीडरशिप का कमाल है। किसी भी कार्यक्रम में निश्चित रूप से सफलता का एक बड़ा जो श्रेय है वो उस टीम को जाता है जो टीम साथ में लगी हुई, लेकिन उस टीम का नेतृत्व करने वाला कैसा है ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि दरअसल वो एक प्रभारी है। अब मंच पर विराजमान राजनीति विज्ञान के विशिष्ट विद्वान अर्चना मिश्रा जी और साथ ही यहाँ सामने उपस्थित, लेकिन आपको जीएमटी विंडविच मेरिडियन के हिसाब से आपको टाइम बताया जाने लगा। क्यों? क्योंकि ये यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड था और आपको ये बताया गया कि वो सही है और हमने फिर उसका मानना स्टार्ट कर दिया। इंडिया 5.5 डिग्री, इतनी नई चीजें हो गई, इतना समय बदल गया। अब हम आज भी जब हम लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पर लैंग्वेज क्यों नहीं बदला जाएगा, कोड का लैंग्वेज क्यों दूसरा ना हो, ये सब जो जनमानस के विषय जो हमारे सामने जो आए हैं, जो विचार करने योग्य हैं, उसको हम सभी लेके आगे बढ़ेंगे। जब आप देखते होंगे कि सरकार के खिलाफ विरोध होता है, लेकिन इसमें ऐसा माना चलेगा हर चीज को हम आजकल डेकोटोमी की तरफ से देखते हैं, मतलब एक विरोधाभासी चीज ही होगा। इस द्विदिवसीय समारोह की अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं और इस समय मंच पर हमारे विशिष्ट अतिथि विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर वीके मिश्र जी, आप इस मंच पर उपस्थित हैं, आपका स्वागत है यहाँ। प्रोफेसर आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके अनुमति से मैं कार्यक्रम शुरू करता हूँ। सभा को मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों का यह परम सौभाग्य है कि हमारे बीच ऋषितुल्य, विद्वान शब्द भी बहुत छोटा है, ऋषितुल्य व्यक्तित्व जो विश्व का कौन ऐसा विश्वविद्यालय होगा जहाँ पर आपका संभाषण नहीं हुआ होगा। और एक वाकया है सन 2008 का, सर ने 2007 में जब बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो 2 थ्योरी दी थी जो राजनीति विज्ञान में यथावत स्वीकार कर ली गई। वो थी सोशल ऑस्मोसिस थ्योरी और रिवर्स सोशल ऑस्मोसिस थ्योरी। यह थ्योरी कितनी प्रभावशाली थी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सर को स्पेशल लेक्चर के लिए बुलाया
और सर में जा करके वहाँ पर अपना प्रोफेसर रह सकते हैं। अमेरिका के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में, ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने सर को आग्रह करके बुलाया और सर के स्टैचर, अगर मैं कहूँ तो सर हिमालय है, तो और फिर आप स्वयं समझ सकते हैं कि बाकी स्टडीज, हाँ यस, सोशल साइंस स्टडीज एंड पॉलिटिक्स, वो कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव से लेकर के भारत के साथ हम लोगों का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, जिसकी घोषणा मैंने आप लोगों के बीच में की थी। इस कारण से भी मुझे गर्व है कि सर हमारे बीच में बनाए हुए हैं और हम लोग सर का परिचय मैं कराना चाहूँगा और बारी बारी से बाकी विद्वानों का, कि आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी आरंभिक पढ़ाई की और वहाँ से पढ़ाई करने के उपरांत उच्च शिक्षा लेकर के आप मऊ रानीपुर झांसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपने अध्यापन का शुरुआत किया। उसके बाद आप क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में गए, जहाँ से आप विभागाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सर ने जो बहुत सारी किताबें लिखी हैं और शोध पत्र कहाँ नहीं आपके छपे हैं, उसका गिनाना और आसान हो जाएगी। सर का एक जर्नल है जो यहाँ के जितने भी शोधी विद्यार्थी हैं सब जानते होंगे कि शोधार्थी बहुत ही सम्मान के साथ लिखी जाती है। और उसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि सर ने हमारे निवेदन को बुलाते समय, हम लोग जानते हैं कि किस तरह से बुलाना कठिन होता है। अब मैं अपने प्राचार्य जी का सहर्ष समय और योगदान हमें सभी कार्यक्रमों में मिलता है, हम उनके अत्यंत आभारी हैं। हमारे बीच पीयूष पुष्कर जी हैं, आपको स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित घनी मंगलम, मन की वीणा से गुंजित घनी मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागत
शास्त्र विज्ञान जो कुछ भी आप कहे उसके आज कह सकते हैं सबसे बड़े हस्ताक्षर के तौर पर पूरे विश्व में ख्याति लब्ध परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर A.K. वर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत मैं अपने तरफ से स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस गौरवशाली महाविद्यालय में इस सेमिनार में मुझे 2 शब्द कहने का मौका मिला है और विषय बड़ा हमारे बीच में वो यह है कि मृगशिरा नक्षत्र, वर्तमान में मृगशिरा नक्षत्र टोटल 27 नक्षत्र होते हैं और गीता रहस्य में जैसा कि तिलक ने कोट किया है सामान्य धर्म की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस भौगोलिक सीमा में रहने वाले जो लोग हैं, अगर इस संदर्भ में देखें तो तिलक का जो राष्ट्रवाद है वह हमको पश्चिम के राष्ट्रवाद, जो हमारा राष्ट्रवाद है वह अर्जित राष्ट्रवाद है और जो पश्चिम का राष्ट्रवाद है वह आरोपित राष्ट्रवाद की पूरी परिकल्पना और संकल्पना को अगर देखने का और ढूंढने का प्रयास करें तो शायद उत्तर हमें बहुत ही बेहतर तरीके से मिल सकता है। तो यह राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना है और जो एक सामान्य धर्म की बात है, लेकिन जो बहुधा प्रचलित जो अर्थ है धर्म को लेकर हिंदू और मुस्लिम ना, ये हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, अलग बात है कि तिलक ने हिंदू धर्म के उत्थान की बात की है, लेकिन उनके धर्म का आशय कहीं ना कहीं उस सनातन धर्म की बात है। और सनातन धर्म जो ऋग्वेद या वैदिक कालीन समय से चला आ रहा है और उन्होंने अपने प्रोफेसर पंकज कुमार सिंह जी बोल नहीं पा रहे हैं, मंच पर विराजमान हैं प्रोफेसर पंकज कुमार सिंह जी को जी कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। आप प्राचार्य हैं और प्राचार्य के रूप में हमसे निपट चुके हैं, हमारे कॉलेज से अभी जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे अभिन्न सहयोगी हैं और हमारे महाविद्यालय परिवार के अंग हैं। के लिए मैं पुष्प देने के लिए डॉक्टर D.C.D.R. पांडे जी हमारे बीच तिलक राम जी उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर कौशल प्रताप सिंह विज्ञान विभाग हम लोगों के बड़े ही प्रिय मंच पर उपस्थित CGM कॉलेज गोला के प्राचार्य भाई पंकज सिंह जी, YD कॉलेज के प्रोफेसर संजय सिंह जी, मंच पर उपस्थित पुष्कर जी, सभा में उपस्थित हमारे अग्रज भाई D.N. मिश्रा जी, हमारे परम मित्र सुरेश चंद्र पांडे जी, हमारे छात्रावास के वरिष्ठ उमा शंकर सिंह जी, अंग्रेजों से लड़ने के लिए स्वदेशी की अवधारणा अपनाई गई। आज बेरोजगारी से लड़ने के लिए स्वदेशीकरण की धारणा बहुत आवश्यक है। इस देश की बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते हुए युवाओं के बीच में जो संघर्ष है उसमें वर्तमान सरकार ने आत्मनिर्भर का नारा दिया। जब पूरी दुनिया में थिंक ग्लोबली एक्ट ग्लोबली यानी भूमंडलीय स्तर पर सोचिए, स्थानीय स्तर पर उसको लागू करिए की अवधारणा कोविड के काल में फेल कर रही है, अंतर्राष्ट्रीयकरण की भूमंडलीकरण की अवधारणा फेल कर गई और सारे राष्ट्र सिर्फ अपनी समस्याओं को सुलझाने में उलझ रहे थे। ऐसे में राष्ट्र ने नारा दिया आत्मनिर्भर भारत। तो जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत तभी बन सकता है जब आत्मनिर्भर व्यक्ति हो, और वो तभी आ सकता है जब स्वदेशीकरण करें, हम इंडियनाइजेशन करें और स्वदेशीकरण सहयोगी समय समय पर दिशा निर्देश और मार्गदर्शन करने वाले
प्राचार्य प्रोफेसर कौशलेन जी, हमारे महाविद्यालय के कुशल प्रबंधक, सेतु निगम के सेवानिवृत्त सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आदरणीय इंजीनियर बीके मिश्र जी प्रति है। तो आप जानते हैं, इसलिए जब भी हम लोग इनके पास जाते हैं और कोई शैक्षणिक गतिविधि के लिए बात कर, वक्ता, अनुशासन व शिक्षण कार्य प्रिय प्रोफेसर चंद्रमोहन उपाध्याय जी और मेरे यहाँ सहयोगी शिक्षक महाविद्यालय के कुलानुशासक श्री दिनेश चंद्र दत्तराम पांडे जी, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र आदरणीय प्रोफेसर मीना कुमारी जी, सहयोग नहीं हो पा रहा है। बहरहाल 36,000 वर्ग मीटर में फैला यह विशाल परिसर शिक्षा का महत्वपूर्ण संस्थान है। इस परिसर ने हिंदी के मूर्धन्य विद्वान बाबू श्याम सुंदर दास से लेकर महामहिम स्वर्गीय लालजी टंडन जी की पदचाप को सुना है, उनके स्पंदन को महसूस किया है, जिनके सत प्रयासों से महाविद्यालय ने शैक्षणिक जगत में एक मुकाम हासिल किया है। वार्ता करते रहते थे, उनके अथक प्रयासों से यह परिसर आज पूर्णतः सुरक्षित है। हम सभी यहाँ मौजूद शिक्षक साथियों में नवीन परिसर पर कब्जे का भी प्रयास। मुझे याद है कि बाबूजी का अंतिम स्वर बहुउद्देशीय सभागार में इस महाविद्यालय में अमृतलाल नागर पर आयोजित संगोष्ठी में हम लोगों ने सुना था और वही हमारी यादें आज हमारी धरोहर है। यह हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज तिलक जैसे बहुआयामी व्यक्तित्व पर यह संगोष्ठी हो रही है। मैं आपका ध्यान दिसंबर 2016 को जो जोरदार स्वागत हुआ था उसकी तरफ ले जाना चाहूंगा, जब लखनऊ पैक्ट हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन 26 दिसंबर 1916 से 30 दिसंबर 1916 के मध्य था। उस समय तिलक क्रांतिकारियों के सिरमौर हुआ करते थे। जब अधिवेशन में भाग लेने के लिए वे लखनऊ आ रहे थे तो 4 बार रेलवे स्टेशन पर उनको लाने के लिए और गांधी जी को लाने के लिए एक कार की व्यवस्था की गई थी, लेकिन हमारे राम प्रसाद बिस्मिल ने उस कार को एक मौके पर पंचर कर दिया। पुराने लखनऊ में 120 वर्ष पुराने काली चरण के परिसर में तिलक के कार्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन निसंदेह प्रबंधक व प्राचार्य जी का यह अति सराहनीय कार्य है और तिलक के प्रति यहाँ पर इस आयोजन से उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं आप दोनों लोगों के इस सत प्रयास का को नमन करता हूँ और कुछ बातें खासियत ये थी तिलक की, तो जब भी जो भी कठिन गणित के यहाँ बच्चे उपस्थित हैं इनके लिए मैं कहूँगा कि जो गणित के कठिन प्रश्न होते थे परीक्षा में उसको वो पहले हल करते थे। कहते थे कि कठिन परिस्थितियों से निकलने के लिए कठिन समस्याओं का हल पहले होना चाहिए। और उनकी जो शादी हो गई थी वो 15 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। उसी समय ब्रिटिश सरकार ने एक कानून लाए थे मैरिज एक्ट, जिस विदेशी हुकूमत इसका सुधार करे। वो बाल विवाह के पक्षधर नहीं थे, लेकिन मेरे लिए धार्मिक मामलों में यदि कोई संशोधन करने का अधिकार है तो वो समाज के द्वारा हम स्वयं कर लेंगे और कोई नहीं। और जैसे जैसे इसी प्रकार जब 47 में 1897 में बहुत चर्चा हुई होगी, प्लेग की बीमारी फैली, अकाल पड़ा, उस समय तिलक को क्योंकि वो संपादकी में लिखा करते थे, उन्होंने कृष्ण गीता के उस उपदेश को जो युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन को दिया था कि जुर्मी को मारने में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होता, जिसके कारण उन्हें 18 महीने की जेल हुई।
स्वास्थ्य उनका खराब हुआ। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको बाहर निकाला गया और इसके बाद वो अन्यमनस्कता की स्थिति में थे और 4 जुलाई 1899 को उन्होंने एक संपादकीय लिखा, पुनश्च हरिओम, और पुनः राजनीतिक आंदोलनों की गणना उन्होंने शुरू की। अपने शिक्षक साथी बच्चे बैठे हुए हैं, वो बहुत अच्छे वकील थे, उन्होंने कई डिग्रियां प्राप्त की। उनके एक दोस्त ने जब पूछा कि अब वकालत करोगे या सरकारी नौकरी, तो उन्होंने कहा सरकारी पैसे से मैं गुलामी नहीं कर सकता और वकालत भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ दिन भर झूठ का छल प्रपंच चलेगा, ये मुझसे नहीं होगा। उस समय बाद जीवन निर्वाह के लिए उन्होंने 30 रुपए मासिक पर अध्यापक की नौकरी की। तो वही दोस्त उनके पास आया और कहा कि तुमने ये क्या किया, इतना पढ़ लिख करके अध्यापकी क्यों कर रहे हो, इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं है, दाह संस्कार के समय इतना भी नहीं छोड़ पाओगे कि बच्चे तुम्हारा दाह संस्कार करें। तो तिलक ने जानते हैं क्या जवाब दिया? तिलक ने कहा कि ये जो मैं पेशा अपनाया हूँ ये ईमानदारी का पेशा है, मुझे इसमें संतोष मिल रहा है, और रही मित्र अंतिम समय में दाह संस्कार की तो वो नगर पालिका वाले कर देंगे, मुझे इसकी चिंता नहीं है। इस प्रकार के थे हमारे तिलक, न झुकने वाले। और तिलक के सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो वो कहा करते थे, अगर आपके घर में चोर घुस आए और आपकी सामर्थ्य उन्हें मारने की नहीं है तो उस पूरे घर को ही अपने साथ स्वाहा कर दो, लेकिन किसी को अपने घर में घुस करके कुछ ले जाने की इजाजत नहीं दी जाती। पालिका के रूप में यहाँ पर खासकर लोगों को प्रोसीडिंग्स सुबह जो है इस पहले वाले सेशन में पढ़े गए, और अब यह इसका मामला प्रथा जिस तरह से पत्तों के ऊपर छिलकती है, जिस तरह से गाय अपने घर की तरफ वापस जाती है, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर आपकी उपस्थिति हमें बहुत ही से हम इस चीज को सुने। मुझे बड़ा आनंद आया जब संजय सर ने कहा कि हमारा ऋषि चल रहा है, और आप जैसा ऋषि जब पुनः इसे कहेगा तो शायद गीता और तिलक दोनों फिर से रूपायित है। आदरणीय सर। प्रबंधक अध्यक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से सुबह से अनेक विद्वान विदुषी हमारे बहुत प्यारे छात्र छात्राएं, सबसे पहले मैं इस महाविद्यालय को चयन किया है जो कि हमारे चिंतन की दिशा में परिवर्तन करने का संभवतः एक पहला कदम हो सकता है। और उसका कारण ये है कि जब से मैंने जितने भी विचारक हैं वो सब समाज सुधारक हैं, वो राजनीतिक चिंतक नहीं है। ये बात मुझे 1970 के दशक से सालती रही है कि भारतीय विचारकों को सुधारक के रूप में हमने प्रस्तुत किया है, विचारक के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। तो आज मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि कल से जिस प्रकार से यहाँ पत्रों का वाचन हुआ और लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, अभी मुझे आज सुनने का अवसर मिला, उसमें मुझे इस बात का प्रतिकार दिखाई देता है, वक्ताओं में ये भाव दिखाई देता है कि वो सुधारक से आगे जाके उनको विचारक के रूप में आपके सामने उद्घाटित करके वो प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए मैं इस बात को बहुत ही सराहनीय मानता हूँ। दूसरी चीज़ जो मैं सराहनीय इस प्रयास को इसलिए मानता हूँ कि देखिए तिलक तो 24 कैरेट के नेशनलिस्ट थे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इस पर तो मैं कोई अपने विचार व्यक्त करूंगा कि नहीं कि तिलक का राष्ट्रवाद था या नहीं था या कैसा था, या मांडले के बाद उनमें जो परिवर्तन आया, वो तो हम उसका स्विच तो मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि उस पर कल से आप बहुत सुन चुके हैं। उसी को बार बार कहने का कोई मतलब नहीं होता है। और हमारे हिसाब से 24 कैरेट गोल्ड नेशनलिस्ट
उसमें कहीं भी कोई रत्ती बात भी किसी को संदेह न, पूरे देश में एक हिंदू एकता, हिंदू जागरण, हिंदू संगठन, उसको एक कॉम्युनल एंगल से हम लोग नहीं देख सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए पहली चीज। लेकिन दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये बताना चाहता था कि आज जब हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं, ये तो तिलक की राष्ट्रीयता हो गई, आज जब हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो आज जो राष्ट्रीयता है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। आज जब हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो आज हमको इंपीरियलिस्ट फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म के रूप में नहीं दिखाई देता है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब हम तिलक पे लौट के जाते हैं तो क्या तिलक केवल पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे या किसी और चीज के भी अगेंस्ट फाइट कर रहे थे? और जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि तिलक का जो इंपीरियलिज्म, तिलक की जो फाइट थी, तिलक की इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट जो फाइट थी, उनका जो राष्ट्रवाद था, उसको केवल पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म कर रहे थे। और उस कल्चरल इंपीरियलिज्म से फाइट करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि अंग्रेजों का पूरा ये प्रयास था कि भारत के अंदर भारतीयों में, भारत एक बहुत ही अच्छे गुलाम मानसिकता के लोग हैं जिनको कि जो आज्ञा दे दीजिए वो सिर झुका के उनको मान के चलते रहते हैं, और इसलिए अगर हम उनकी मानसिकता बदल देंगे तो बराबर हमारी गुलामी करते रहेंगे। और तिलक से अंग्रेजों को इसीलिए खतरा था कि वो न केवल ब्रिटिश पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, बल्कि वो तिलक नहीं चाहते। अगर वास्तव में आज तिलक पर सेमिनार करके आज आपने अपने विद्यालय के माथे पे स्वर्णिम तिलक लगाया, तो वो तिलक माथे पर न रहे, वो तिलक आपके हाथों में आए, वो तिलक आपके संस्कारों में आए, वो तिलक आपके व्यवहारों में आए। तो जिंदगी अपने लिए जीते हैं, ये मान लीजिए कि जिस दिन आप इस संकल्प से अपने को उबार देंगे कि हम अपने लिए तो जीते नहीं हैं, हमें तो जीना दूसरे के लिए है, हमें तो जीना समाज के लिए है, हमें तो जीना अपने राष्ट्र के लिए है, हमें तो जीना अपने देश के लिए है, हमें तो जीना अपनी मानवता के लिए है, उस दिन आप सच्ची श्रद्धांजलि तिलक को दे रहे होंगे। क्योंकि तिलक और हमारी जो खाती है तूफान देख रहे हैं, और उसी परिवार का आदमी ये सोचे कि नहीं तुम तो नौकर हो, मैं तो मालिक हूँ, क्या ऐसे परिवार चलेगा? कभी कभी परिवार के हाथ दिलाना पड़ता है कि वो मालिक नहीं है, उसकी आज्ञा हम जरूर मानते हैं, हम पिता हैं, हम दादा हैं, हम नाना हैं, हम माँ हैं, सब हैं, लेकिन हम तुम्हारी भावनाओं को उसी प्रकार से इज्जत देते हैं जिस प्रकार से हम अपने शरीर के किसी अंग को इज्जत देते हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो अगर वास्तव में आपको तिलक को रेस्पेक्ट देना है, तिलक को मानना है, तिलक की राष्ट्रीयता की कद्र करना है, तो आज मैं आपको एक नया शब्दावली, और एक है कॉस्मेटिक नेशनलिज्म और दूसरा है रियल नेशनलिज्म। अर्थात कॉस्मेटिक को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं, हाँ, कॉस्मेटिक जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पाउडर, श्रृंगारिक जो है ऊपरी या सतही उसको कह सकते हैं राष्ट्रवाद, कॉस्मेटिक नेशनलिज्म। आज हम सब लोग कॉस्मेटिक नेशनलिज्म में आतंक डूबे हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं कोई अपने को भी उसी में रखता हूँ, अलग नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक आप देखिए एक बात समझ लीजिए, पूरे विश्व में अगर ज्ञान परंपरा में कहीं ऑनेस्टी है, ये मैं इसलिए बात कह पा रहा हूँ कि दुनिया के बहुत सारे देशों का आकलन मैंने लिया हुआ है कि सब लोग अपने को प्रमोट करते हैं दुनिया के मंचों पे, लेकिन सच बात यह है कि अगर भारतीय ज्ञान परंपरा में आप विचार करेंगे बड़े भारी, जैसे सुमन गंध लय आवत मधुप पवन अंगानी। मेरा नाम एक मधुप भी है और आप एक सुगंध जिसको यहाँ लाने में शायद वो नाम भी काम।
तो मुझे बड़ा गौरव हो रहा है सर कि जिस महाव्यक्तित्व को हमने बुलाया, उनके श्रीमुख से जो विचार इन विद्यार्थियों के सामने, क्योंकि हम अध्यापक सर बहुत ही कठोर हो चुके हैं, इतने ज्ञानी हो चुके हैं, हम पढ़ना बंद कर चुके हैं। हम तो ये देखते हैं कि सेमिनार्स में लोग जाते हैं और उनको बुलाया जाता है कीनोट एड्रेस करने के लिए, टॉपिक छोड़ के वो दुनिया चलता है। हम क्या सीखेंगे और हम क्या सिखाएंगे? तो अब तो आशा की किरण वही है जिनसे आपने अपील किया, हमारे विद्यार्थी जो कुछ सीखें, और हम धन्य हो गए हैं सर। और हम समझते हैं या परिवार या धरा, जब इस तरह के लोग आते हैं तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैडम ने रोक लिया, मैं किसी तरह से अपने को संभाला हूँ। मैं बिना समय लिए आदरणीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर ए.के. वर्मा जी, प्रोफेसर ए.के. वर्मा जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, उनकी ख्याति मुझे लगता है, और जो मैं महसूस किया कि नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे है। और ये सच्चे मामले में जिस तरह आपके संबोधन को इस सेमिनार में या और हमारे कॉलेज को गौरवान्वित किया। मैं संजय कुमार जी का भी आभारी हूँ। उनका भी संबोधन बहुत ही अच्छा रहा और हम लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इंजीनियर होने के साथ साथ शिक्षा जगत से भी शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे भी मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज और टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी एक साल अध्यापन का मौका मिला था और मुझे गर्व है और मुझे बहुत प्रेम शिक्षा जगत से और गुरुओं से रहता है। मुझे इसी प्रेम के कारण जो यूपी का गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसका 2 टर्म मैं वहाँ का चेयरमैन भी रहा और मैं वहाँ जरूर इस तरह के सेमिनार जो होते थे वहाँ भी मैं अटेंड करने का प्रयास करता था। प्रीति चौधरी जी को और उमाशंकर जी को और हमारी बीना राय जी और जो भी वक्ता थे, मैंने बहुत ध्यान से सुना और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं गोरा गोकर्णनाथ के आए प्राचार्य डॉक्टर पंकज सिंह जी जो इसी कॉलेज के ही प्रोफेसर हैं और अभी उन्होंने फिर 1 साल अभी बात हो रही थी, एक हाथ से बना हुआ है, ये एक अच्छी बात है। हमारे जो दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट पे आए हुए अधिवक्ता पीयूष जी हैं, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने भी अपने बहुत ही कीमती समय से निकाल कर यहाँ अपना उद्बोधन दिया। लोगों का मजा आया, उन्हीं का स्पीच चल रहा था, उन्होंने ज्ञानवर्धन उन लोगों का दिया। बहुत ही सुंदर परिचालिका काम हमें ज़्यादा रहना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। उपाध्याय जी का तो कोई मैं आभार तो नहीं व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा स्वरूप देने में उनका और उनकी पूरी टीम, अभी जो मैं पढ़ रहा था जो स्मारिका निकली है, इसमें भी जो हमारे लगे थे नितिन औधेन और भी जो है तनवीर, मोहम्मद तनवीर, प्रोफेसर मुखर्जी थी। आप लोग 12 बजे रात तक वहाँ रहे हैं। आप लोगों का निश्चित तौर पर आप लोगों का आभार विशेष रूप से देता हूँ। बहुत ही वो स्वागत गीत भी, वंदना भी, राष्ट्रगान भी, वंदे मातरम भी सुनाती रहती है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, उसकी तारीफ जो बाहर के लोग आते हैं वो बहुत ही करते हैं। मैं इसके लिए जो भी उसके गाइड हैं, शोभा से लोग आए हैं, उमाशंकर जी, कल उनका मैंने
सुनाई था और लोग दिए। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि दूर दूर से आकर आपने हमारे इस कार्यक्रम की ये 2 दिव्य सेमिनार की शिक्षा भी दी और शोभा भी दी। मैं अंत में जो भी ऑर्गेनाइजिंग टीम बनाती है और जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो टीचर हो चाहे वो कर्मचारी के दिन भी कार्यालय खोलकर और मेहनत किया, परिश्रम किया, मैं एक बार उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। पीछे बैठी है श्वेता जी, श्वेता पांडे जो भी बहुत कम बोलती है, लेकिन उनकी जो टीम है पूनम अस्थाना जी की, दीपमाला जी की, ये लोग बोलते कम है लेकिन इनका काम पूरा कार्य है। और मैं ऋणी हूँ आप लोगों का, इनकी अच्छी बहनें हमको मिली है कि जो बिना कुछ कहे हमारा मतलब मदद मेरी करते हैं। उसी क्रम में मैं मंजूषा अवस्थी जी का, सामने मेरी बैठी है मोनिका जी, शोभा जी, स्तुति त्रिपाठी जी, सामने बैठी हुई है हमारी गुंजा फातिमा जी, रश्मि मिश्रा जी, डॉक्टर बबीता जी, मेरे विभाग के 2 आदरणीय आचार्यगण प्रोफेसर DCDR पांडे जी और प्रोफेसर राजकुमार सिंह जी, और उसमें फिर से एक बार नाम लेना चाहेंगे श्वेता पांडे जी का। राजनीति विज्ञान के प्रति और भी मैं आभारी हूँ, और साथ में सर्टिफिकेट साइन नहीं। और मैं सुषमा राठौर जी ने जो बहुत योगदान दिया है सर्टिफिकेट राइटिंग में संगीता गौतम जी के साथ, उनको मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। कल की संचालिका जिन्होंने इनागुरेट का संचालन किया था, वो छात्रा संगठनों के बीच में बैठी हुई है, आपका आशीर्वाद चाहेगी। सुरभि मिश्रा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको भी, और साथ में हमारे बीच में वरिष्ठ प्राध्यापक आदरणीय BN मिश्रा जी, आदरणीय कल्याणी द्विवेदी जी, इस मैगजीन के संपादन में अहम इस काम करने वाले मेरे 2 छोटे भाई श्री नितिन सिंह जी और हिंद प्रताप सिंह जी। इस कार्यक्रम में हमने देखा कि किस तरह से DCDR पांडे सर की टीम ने, जिसमें श्री अरुण यादव जी पांडे जी का धन्यवाद करता हूँ, उपस्थित होकर के कार्यक्रमों में उसकी गरिमा बढ़ाते रहे हैं। हमारे साथ लगातार 15 दिन से, जैसा सर ने कहा, तो मैं तो सर को भी धन्यवाद दूंगा कि 15 दिन में हम तो यहाँ पर कम रहे हैं, हम लोगों के साथ सर घर से भी रहे और यहाँ से भी रहे, लेकिन सर घर से 1-1 मिनट, कभी सत्यप्रकाश जी को फोन कर रहे हैं, कभी मीना मेट्रो से बात हो रही है, कभी मुझसे बात हो रही है, कहाँ तक काम पहुँचा, कभी मुकेश जी से बात हो रही है, वो मतलब 1-1 मिनट की खबर यहाँ की। और सर यहाँ आकर 12-12:30 बजे आते थे, 7-7 बजे गए कि ये सेमिनार सफलता से हो सके। तो आपका विराट अनुभव हमारे साथ था। हमारे साथ की संचालिका था, हाँ मैं फोन भी कारण, तो हमारे जो इस पूरी कल्चरल टीम की जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर अलका द्विवेदी जी, वो अस्वस्थ है, लेकिन जैसा कि मैडम बता रही तो लगातार आप उनके संपर्क में थी, तो मैं यहीं से उनको अपना धन्यवाद घोषित करता हूँ। हमारे बुलाने पर और डॉक्टर देकर हमारे प्रबंधक जी विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाए, आप आ जाइए। सवार है ऐसा क्षण कहीं मिलेगा हम लोगों को ऐसे सर
उधर